हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 1 मार्क्स प्रॉब्लम। जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था आप लोगों से, मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि लास्ट ईयर 1 मार्क्स की प्रॉब्लम भी पूछी गई थी हर चैप्टर से। 20 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के सबसे पहले जब हम देखते हैं 20 क्वेश्चंस, वो 1 मार्क्स प्रॉब्लम थी। उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बेस्ड थे और कुछ क्वेश्चन हमारे सब्जेक्टिव थे, बट बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो हर टाइप से क्वेश्चन आ सकती हैं। उसके बेस पे मैंने आपको अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए थे। उसके बाद कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए और डाउट्स पूछे उन्होंने, तो आज मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो सारे बच्चे ज़रा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्मूले तो सारे तैयार कर लिए होंगे। एक बार इस वीडियो को देखते देखते अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन का फॉर्मूला हमारा क्लियर नहीं है, तो साथ में कॉपी जरूर रख लेना जो मैंने पहले डिस्कस किया था। वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को माइंड में रहने चाहिए, वो सारे फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप 1 मार्क्स की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं 1 मार्क्स प्रॉब्लम और वो सारे डाउट्स जो मुझसे आज बच्चों ने मैसेज में पूछे हैं। तो देखते हैं उनका पहला डाउट। ये मेरे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बच्चों ने जो मुझसे मैसेज किए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने 22 क्वेश्चन था स्टूडेंट। a इंटू बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू, ये पूछा गया था कि a इंटू बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। a इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता था स्टूडेंट? b इनवर्स इंटू a इनवर्स। दिस इज द आंसर। मैंने यहां ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन में टिक कर लेना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा। a इंटू बी का होल इनवर्स अगर पूछा जाएगा तो स्टूडेंट 1 मार्क्स में आपने डायरेक्ट लिखना है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ध्यान रखना, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स नहीं होगा। इसमें मैंने साथ साथ ये भी बताया था आप लोगों को, इनवर्स का होल इनवर्स अगर फाइंड आउट करना होगा तो वापस ये ए आ जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 23rd क्वेश्चन में पूछा गया है इफ ए कोई मैट्रिक्स दी है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर नहीं दिया हुआ, तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मैंने मान लिया m इंटू n है। आगे उसने बोला है कि बी का ऑर्डर क्या होगा। बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब मुझे m और n फाइंड आउट करना है। इफ उसने कंडीशन क्या दी थी? a डैश इंटू बी और b इंटू a डैश बोथ एग्जिस्ट, मतलब A ट्रांसपोज इंटू बी और B इंटू ए ट्रांसपोज हो सकता है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो बताइए B का ऑर्डर क्या होगा। तो आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, जब मैंने मल्टीप्लीकेशन पढ़ाया था तो उस टाइम कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने मल्टीप्लाई की। सबसे पहले तो देखिए यहां मुझे A नहीं, A का ट्रांसपोज चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, A ट्रांसपोज विल व्हाट? ट्रांसपोज का मतलब होता है रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो। तो इसको चेंज करिए। व्हाट विल दिस इज 4/3 और b हमारे पास ऑलरेडी कितना है? m/n। ध्यान रखिएगा, b का ट्रांसपोज नहीं बोल रहा है वो, उसने बोला है a का ट्रांसपोज इंटू b। अब जरा ध्यान दो, a इंटू b, a ट्रांसपोज इंटू b, इसका मल्टीप्लाई हुआ है। इसका मतलब क्या होता है भाई? एक ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई बी के साथ है। तो मैंने बताया था कि जब दो का मल्टीप्लाई होता है तो पहले का कॉलम, पहला मतलब इसका कॉलम, ए ट्रांसपोज का कॉलम, ये ट्रांसपोज है, इसका कॉलम कौन सा होगा? ये रो है, ये 3, कॉलम क्या है? 3। तो इसका कॉलम, पहले का कॉलम और दूसरे की रो इक्वल होती है। दूसरा मतलब बी की रो कितना है? m, तो m इक्वल टू कितना होगा? 3। यहां से m की वैल्यू मिल गई। नाउ अब उसने बोला है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है b इंटू ए ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले का कॉलम, अब की और पहला कौन सा है? b का कॉलम कितना है? n इज इक्वल टू होगा दूसरे वाले की जो बाद में लिखा गया है, यानी ट्रांसपोज। इसका कॉलम और इसकी रो, इसका रो कितना है? 4, तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। हमसे पूछा गया था बी का ऑर्डर क्या होगा, तो बी का ऑर्डर क्या था स्टूडेंट? m/n था और n कितना आया हमारे पास? 3, n कितना है? 4, सो बी का ऑर्डर हो जाएगा 3/4। और ये हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, क्वेश्चन 24
24 में बोला गया है कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है और बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। तो उसने बोला है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो स्टूडेंट जब मैंने आपको लोग पढ़ाया था, ये मैंने प्रूफ भी कराया था, लेक्चर दिया था जब मैंने, आप उसको अच्छे से देखना। कभी भी इस पूरे चैप्टर में आरडी शर्मा से क्वेश्चन हो या किसी भी बुक से क्वेश्चन हो, किसी भी स्कूल का असाइनमेंट हो, आप देखिएगा अगर बीच में माइनस आएगा तो हमेशा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और अगर बीच में प्लस होगा दो मैट्रिक्स के बीच में तो ऑलवेज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बीच में माइनस है तो हमेशा क्या आएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ऑप्शन क्या आने वाला है, स्क्यू सिमेट्रिक। और कैसे आएगा ये मैं ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूं, वो पिछले लेक्चर में जिसमें मैंने पढ़ाया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब एक्सरसाइज 3.3, वो अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बट हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आई हुई है या 1 मार्क्स में आई हुई है तो ये देखना है बीच में माइनस है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और अगर यही प्रॉब्लम ऐसे आ जाए प्लस आ जाए अगर, तो इसमें हमेशा ये सिमेट्रिक होगा। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 25th क्वेश्चन देखिए जरा। 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया है स्टूडेंट, इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हैं तो मैट्रिक्स क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैंने नोट में पढ़ाया था कि एक ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। भाई मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी, बट उसने बोला है कोई ऐसी मैट्रिक्स भी होती है जिसे हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। यस होती है, और वो होती है हमारी नल मैट्रिक्स, 0-0 मैट्रिक्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, 0 मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। क्यों? बिकॉज मैंने बताया स्टूडेंट सिमेट्रिक कब होता है, जब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लीजिए, जब सारे 0-0 हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों सेम रहने वाले हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए इज इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज, अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो भी 0-0 ही रहना है, मतलब उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नल मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, ध्यान दीजिएगा जरा, इसका भी एक मीनिंग होता है स्टूडेंट। π/2 से ग्रेटर है x एंड लेस देन इक्वल टू पाई, इट मींस व्हाट, ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारी x की वैल्यू है, जो हमारा एंगल है वो लाई करता है स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको पता होगा यहां 90 डिग्री होता था, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, ये 3π/2 और ये 2π होता था, मतलब हमारा एंगल यहां बनने वाला है। अब उसने बोला है कि ए कोई मैट्रिक्स है, जरा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ये है 2 sin x, here 3 1 2 sin x। दिस कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को बताया था सिंगुलर का मतलब क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, या ये कहिए, मैं लिख देता हूं, फॉर सिंगुलर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सिंगुलर का मतलब मैंने बताया था जिसमें डिटरमिनेंट 0 होता है। तो इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि x की वैल्यू निकालिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है या सिंगुलर है। एक और बात, सिंगुलर में एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट, जब अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो एक वर्ड यूज कर सकता है वो इन्वर्टिबल। तो सिंगुलर मतलब नन इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स हो रहा है, इसका मतलब नन इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा, इनवर्स नहीं होगा। और जब इनवर्स नहीं होता वो नन इन्वर्टिबल होते हैं, उसी को सिंगुलर भी बोलते हैं। तो सिंगुलर वर्ड आ जाए या फिर बाई चांस वो कह दे नन इन्वर्टिबल, ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों केस में क्या होगा, डिटरमिनेंट 0 होगा, और अगर इन्वर्टिबल बोलेगा तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस सिंपल सा इतना फंडा होगा, अगर आपने उसमें इक्वल कर दिया तो पूरा 1 मार्क्स जाएगा, 0 मार्क्स आने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, डिटरमिनेंट निकालना है। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 4 sin² x, और
माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, दिस इज 3 और ये पूरा क्या है 0। अगर मैं 3 को इस साइड ले जाऊंगा तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आने वाला है, माइनस का था प्लस हो गया। तो आपको नजर आ रहा होगा साइन स्क्वायर इज व्हाट 3/4 एंड हियर साइन एक्स इज व्हाट अंडर रूट। स्टूडेंट जब अंडर रूट करते हैं तो बाहर हम लेते हैं प्लस माइनस बोथ, दोनों रहेगा, ये प्लस का भी और माइनस का भी, बट यहां हम लेने वाले हैं अंडर रूट करिए पहले इसको 3/4 दैट इज रूट 3/2 और मैं इसको लूंगा प्लस का। क्यों लूंगा प्लस का? बिकॉज मैंने कहा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव लेंगे मतलब अब ये देखना है कि एंगल साइन की वैल्यू रूट 3/2 कब आती है? तो वो आती है स्टूडेंट 60 डिग्री पे, जिसे हम π/3 बोलते हैं, बट मैं यहां π/3 नहीं लिखूंगा, पहले हमें चेक करना होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है एंगल की वैल्यू π-θ। सो व्हाट विल दिस π-θ एंड थीटा इज π/3। सो फाइनली यू मे राइट 2π/3। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, नहीं सॉल्व कर रहा हूं। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये नॉन इन्वर्टिबल है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब सेम मैंने बताया अभी, डिटरमिनेंट इसमें भी 0 हो जाएगा। तो मैंने इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए थे ताकि बच्चे को किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए वो करके आ सके। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 32। स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा इनवर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था असाइनमेंट में, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। आप लोगों को याद होगा मैंने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था 2 केस बताए थे आप लोगों को। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा तो इसका मतलब होता था हम ए को लेके चलते थे स्टूडेंट, याद होगा I into A, और मैंने बताया था ए ट्रांसफॉर्मेशन जब इनवर्स निकालते थे तो ऑपरेशन हम केवल इसमें और इसमें लगाते थे, इस वाले ए को एज इट इज छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे ये मैंने पूरा क्लास दिया इस पे, उसका वीडियो जरूर देख लेना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम एज इट इज रखते थे। ये कब करते थे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। मैंने कहा था कभी एग्जाम में नहीं आया, बाय चांस अगर पूछेगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बोलेगा तो A इज इक्वल टू हम लेके चलते थे A इंटू आई। वैसे तो देखो I इंटू ए कहूं या A इंटू आई कहूं, ये दोनों A ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके 12th क्लास में नहीं था। 12th में केवल इतना बोला गया है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्यों होता है, क्यों का कोई रीजन नहीं है, ये आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि जब ये आएगा कॉलम बोलेगा तो हमें ये यूज करना है, रो बोलेगा तो I इंटू ए यूज करना है। इसके इफेक्ट क्या पढ़ने वाला है स्टूडेंट? 1 मार्क्स का क्वेश्चन जब पूछेगा 90% बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। सुनिएगा गलती करते क्या है। मैंने बोला रो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो इसमें और इसमें चेंज करेंगे, ए को एज इट इज रखेंगे। कॉलम में बोलेगा तो इसमें और इसमें चेंज करेंगे, इस ए को एज इट इज रखेंगे। कैसे? देखिएगा सवाल पूछा कैसे गया था। स्टूडेंट पूछा गया था कि इफ, वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी नहीं आया बोर्ड में, मैंने इसलिए लिख दिया बाय चांस इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना तो कैसे बन सकता है। ये क्वेश्चन था दिस इज इक्वल टू है 1 -1 0 1 इंटू 3 1 2 4, और इसमें मुझे अप्लाई करना है स्टूडेंट C2 टेंस टू C2 माइनस 2 टाइम ऑफ C1। तो ये करने के बाद क्या होगा, ये ऑप्शन पूछा गया था। एक और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा है, मैं वो भी लिख देता हूं। इफ लाइक दिस 4 2 3 3 is equal to this is 1 2 0 3 into 2 0 1 1, और इसमें अप्लाई करना है हमें R1 टेंस टू R1 माइनस 3 टाइम ऑफ R2। तो ये 2 क्वेश्चन थे, दोनों में चेंज क्या था। अब जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, पूरा ऑपरेशन लगा देते हैं। सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूं स्टूडेंट, इसमें आप देख रहे होंगे तो डायरेक्टली बोल रहा है भाई रो में चेंज करना है, और मैंने बताया जब रो में चेंज करते हैं तो केवल फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में चेंज होगा, थर्ड वाले को एज इट इज रखना है। बेसिकली होता क्या है, वहां ए लिखा होता था इसलिए उसमें हम कुछ करते नहीं थे, और वो जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहां ए नहीं लिखता,
मैट्रिक्स दे देता है और जल्दबाजी में हम सब में ऑपरेशन लगा के आ जाते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी देखिए और क्या नहीं करना है वो भी देखिए। ये हमें करना था R1 टेंस टू, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया स्टूडेंट कि मुझे R1 में चेंज करना है, यानी R2 को तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, तो इसका मतलब R2 तो मैं एज इट इज लिख दूं। तो चलिए R2 में सेम लिख देता हूं, 3 3 0 3 1 1। चलिए अब R2 में चेंज करते हैं स्टूडेंट। R2 में क्या करना है, सॉरी R1 में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करना है। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9, और मुझे 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 9 दैट इज व्हाट -5। अगेन मैंने बोला अभी R1 में से मतलब 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब 9, ये आने वाला है -7। इसको देखिए जरा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके मतलब 1 ही रहने वाला है। इसकी बात करता हूं, अगर मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 9, मतलब -7 रहने वाला है। और बच्चे जल्दबाजी में यहां भी कर देते हैं, यहां नहीं करना है। मैंने कहा ये वाला ए एज इट इज रहेगा, मतलब 2 0 ही रहेगा। अगर आप लोगों से रो ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है, अगर कॉलम बोला जाएगा तो कॉलम वाले केस में हम केवल इसमें और इसमें चेंज करेंगे और इसको हम एज इट इज रखेंगे। बेटा पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे 100%, तो इसलिए बातें मत करो, समझ लो पहले। ये ऐसा नहीं है कि केवल डाउट हो रहे हैं तो फिर हम देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा था, यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, दिस ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ऐसा लगता है बच्चों को ये तो आउट ऑफ कोर्स आ गया, ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। इसका रीजन एक और भी है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को ये पढ़ाया नहीं जाता, बट हमने ये 11th क्लास में डिस्कस किया था। ये 11th में था ही नहीं, बट मैंने फिर भी एक अलग से कराया था आप लोगों को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसमें मैंने बताया था स्टूडेंट, 2 केस थे ओमेगा के, एक तो था ओमेगा क्यूब, जहां भी आए वहां हमेशा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और एक और केस होता है स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। 2 बातें याद रखिएगा। और वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा होगा, और छोटा होगा तो उसके आंसर भी, मैंने आपको याद होगा जब वीडियो बनाया था, 90% क्वेश्चन के आंसर 0 आते हैं। और जब आंसर 0 आता है तो मैंने एक बात और कही थी कि या तो 2 रो या 2 कॉलम सेम हो रहे होंगे, आइडेंटिकल हो रहा होगा, या कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम भी 0 हो रहा होगा। यहां आइडेंटिकल तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये स्टेटमेंट हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, तो अगर मैं सबको ऐसे ऐड कर दूं तो आप देख रहे होंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 0 होने वाला है। या फिर आप इसको रो में भी ऐड कर सकते हो, मर्जी आपकी है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा मैंने R1 में ऐड किया है तो R2 मेरा एज इट इज रहने वाला है। यहां मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा और ये 1, चलिए ऐड करिए, और ये ओमेगा स्क्वायर हेयर 1 और ये ओमेगा, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हेयर ऑल्सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हेयर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट क्या आ गया स्टूडेंट, ये पूरी टर्म होती है 0, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली ये 0 लिख दूंगा। ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी 0। जब कंप्लीट रो या कॉलम 0 होता है तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 0 होता है। दिस इज द आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्टली बच्चे इसको डायरेक्ट छोड़ देते हैं, देखते ही कि भाई हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, स्टूडेंट मैक्सिमम वैल्यू पूछी है किसी डिटर्मिनेंट की 1 प्लस साइन एक्स, और इधर 1 प्लस साइन एक्स, और ये 1 देखिए मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने नहीं देखे होते हैं, बुकों में नहीं होते हैं, तो फिर अचानक से, वैसे तो ये बुक का क्वेश्चन है, आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का, तो मेरा मतलब ये था कि अगर ये मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। वैसे मैक्सिमम मिनिमा के लिए 6 चैप्टर में 6.5 एक्सरसाइज है पूरी, बट कॉमन सेंस बेस्ड प्रॉब्लम होती है ये आप लोग, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रॉब्लम बन गया है, ट्रिग्नोमेट्री को और डिटरमिनेंट को मिलाने की कोशिश की गई है। देखिए स्टूडेंट, एक तो तरीका ये आ रहा है कि मैं इसको प्लस माइनस प्लस करके सेपरेट,
प्लस माइनस करके इवेल्युएट कर दूं। एक तरीका क्या है मैंने बताया था, अब तो हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, तो आपको कुछ कॉमन सेंस भी लगाना है। भाई सिंपल सी बात है, मुझे पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपको खुद से सोचना है। 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है तो कोशिश करिएगा कि डायरेक्टली छोटा कर लें इसको। भाई एक तो ये प्लस माइनस प्लस करूंगा तो इवेल्युएट करूंगा, लेंथी हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने खुद से सोचना चाहिए था भाई इसको क्या करना था। छोटा कर लो पहले ही। छोटा कैसे करते हैं, 0 बना लो। अब ये मत सोचना कि उसने तो बोला नहीं है प्रॉपर्टीज या प्रूव करो, तो खुद से 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है तो समझ लो इसका मतलब क्वेश्चन छोटा करना है हमें और कोशिश करना है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो वेरी सिंपल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इसमें से इसको। 1 1 है तो हम कहीं भी 0 बना सकते हैं, तो मैं लिखूंगा भी नहीं क्योंकि 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, आप देख रहे हैं 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे माइनस साइन एक्स बचने वाला है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 कट जाएगा और ये साइन एक्स बचने वाला है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 0 आएगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, साइन एक्स आने वाला है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, दिस इज 1 1 1। आप देख रहे होंगे 2 0 बन चुकी है और अब इजीली ये सॉल्व हो पाएगा, प्लस माइनस प्लस लाइक दिस। ये तो 0 0 हो जाएंगे। अगर मैंने 1 लिया तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, ये 0 और माइनस। क्वेश्चन हमने करेक्ट लिखा है, सॉरी ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ कॉस था स्टूडेंट, ये कॉस एक्स था। तो अगर आप जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 0 आ गया था, ये माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कॉस एक्स आना था स्टूडेंट, बस इतना चेंज था। तो चलो करिए, ये 0 हो जाएगा और माइनस ये आ गया इसका साइन एक्स कॉस एक्स, ये स्टूडेंट आ गया था, बाकी हमारा सारा 0 हो गया था। तो कुल मिला के आंसर आ गया हमारे पास माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स। अब आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स कोई फॉर्मूला नहीं था, फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ जाएगा। बाहर ध्यान रखिएगा माइनस का है, माइनस से था ना ऑलरेडी, तो ये आ गया माइनस का 1/2 और ये कितना हुआ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा। तो फाइनली अब आंसर हमारे पास ये आ चुका है स्टूडेंट, माइनस का 1/2 साइन 2x। अब बच्चे सोच रहे होंगे ये तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे ये नहीं पूछा था इसका आंसर क्या है, उसने पूछा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो आपको याद होगा साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 से बड़ी कभी नहीं होती, और मिनिमम वैल्यू कब होती है, -1 होती है। यानी साइन की वैल्यू एंगल कुछ भी हो, 2 थीटा 3 थीटा व्हाटएवर, अगर ये 2x भी है तो इसकी वैल्यू मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1 होती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। उसने पूछा है हमसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसकी जगह 1 रखता हूं स्टूडेंट, साइन 2x की जगह 1 रख दूंगा तो क्या आने वाला है, माइनस का 1/2, और माइनस की वैल्यू बड़ी हो, माइनस की अगर वैल्यू है तो बड़ी नहीं हो सकती। साइन की वैल्यू में -1 भी तो रख सकता हूं, अगर मैं -1 रखूंगा तो ये कितना आने वाला है, प्लस का 1/2। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है। तो यहां जरूरी नहीं है कि प्लस रखने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, डिपेंड करेगा कोफिशिएंट कौन सा है। भाई इसमें से मैंने दोनों में से, क्योंकि वैल्यू इसके बीच में रहनी है और बीच वाली से हमें मतलब नहीं है, हमें तो या तो बड़ी से बड़ी चाहिए ये स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन था हमारा 44। ये जो 44 क्वेश्चन है इसमें जरा गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन था fx इक्वल टू दिस वन, देन इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं x के प्लेस पे, ये लिखा है f इज इक्वल टू 0, अगर मैं x के प्लेस पे a रखता हूं तो ये आएगा 0, यहां 0 आ जाएगा, ये a माइनस b आ जाएगा और इधर 2a हो जाएगा। मतलब इसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं आने वाला है, एक बार रख के देख लीजिएगा। लेकिन जब आप इस वाले ऑप्शन को रखेंगे ना, f0, x की जगह आप 0 रखेंगे तो ये आने वाला है कुछ इस टाइप का, 0, x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट -a और ये -b, इधर a b 0 -c c और 0। आप देख रहे होंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। और मैंने बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद ये क्वेश्चन था 45 स्टूडेंट। 45 क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए जो आप लोगों को जब एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में फर्स्ट 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपको ये स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही सॉल्व कर डालने हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, वो 3
और उससे अलग टाइम होता है। तो आप उस 15 मिनट में ही ये 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर पे अटैक कर सकते हैं। मैंने कहा जैसा देखते ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शायद याद हो, जब मैंने प्रॉपर्टीज शुरू की थी तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था। एनसीईआरटी में अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, बट मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कराया था। ये 16 एग्जाम्पल है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, जीरो आ रहा था, जीरो बनाने वाला। बट यहां ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है कि अगर ये जीरो के इक्वल है, मतलब इसका रिजल्ट जो भी आ रहा है अगर वो जीरो है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा इसका आंसर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप वहां वीडियो से देख लेना। ये आ रहा था इसका आंसर 1/x + 1/y + 1/z + 1 = 0। तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास ये टर्म बचेगी, बट मुझे फाइंड आउट करना है इसकी पावर -1। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो x की पावर -1, y की पावर -1, z की पावर -1 + 1 = 0। तो 1 को इधर ले जाइए, सो -1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा ऐसा लगता है बच्चों को कि ये क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहता है देन a इज, व्हाट विल a। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं, ऐसा कई बार आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, इसको बहुत इजी रहेगा। आपने क्या करना है भाई, हमें ए चाहिए, इसका मतलब बी और सी तो मैं चाहिए ही नहीं, तो बी और सी को गायब करना होगा। तो वेरी सिंपल, हमने सिंपली बोथ साइड, आपने सुना होगा बचपन में हम बोलते हैं ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड, ऐसा करते हैं। तो दोनों तरफ अगर हम सेम ऑपरेशन लगाते हैं तो इस पे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है बोथ साइड। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा स्टूडेंट, अगर मैं x की वैल्यू 0 0 0 रख दूंगा तो 1 की पावर 17, 1 की पावर कुछ भी हो 1 1 आने वाला है, ये भी 1 1 आ जाएगा हियर ऑल्सो, और इधर आ जाएगा a, बिकॉज यहां 0 यहां 0, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारा a बचा। आपको याद आ रहा होगा, इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे फिर यहां सॉल्व करने लग जाते हैं। आप देख रहे होंगे दो कॉलम सेम है, दो यहां तो तीनों सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। सो फाइनली ए का आंसर आ जाएगा 0। सो 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, जिसका डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है स्टूडेंट, और हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। वेरी सिंपल, ये तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बताया था आप लोगों को। इसका फॉर्मूला होता था मॉड ऑफ a इंटू आई, और मॉड ऑफ a हमें दे रखा था 5, तो इसकी वैल्यू तो आ गई स्टूडेंट 5। अभी मैं i क्या लूं, i होता था यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक और प्रॉब्लम, ये ऑर्डर क्या रखूं मैं इसका, तो ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो ए का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर हमें इसका रखना होता है, और ए का ऑर्डर दे रखा है 2/2, तो हमें आई भी 2/2 की लेनी होगी, मतलब 1 0 0 1 ये लेना होगा। अगर स्टूडेंट ये 3/3 बोला होता तो हम ये लेते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो वेरी सिंपल, 2/2 का है तो मतलब यहां वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आएगा 5 0 0 5। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ऑर्डर दिया है 3/3, तो n तो हमारे पास 3 आ गया है, और एक रिलेशन दिया हुआ है एडजॉइंट का, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट 9, और हमसे पूछा गया है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। चलिए पहले देखते हैं, इसमें कुछ रिलेशन था हमारा। एज सबको पता होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट होता था मॉड ऑफ ए की पावर n-1, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट 9, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, n कितना है स्टूडेंट 3, तो 3 - 1 कितना हुआ 2, जब ये 2 इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट +-3, 3 इज द करेक्ट आंसर। बट अब बच्चों की डिमांड ये है कि यहां तो हमें ट्रांसपोज का पूछा गया है और मैंने ए का निकाला है। तो स्टूडेंट आपको याद होगा, मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, मतलब जो ये है वही ट्रांसपोज का होगा। सो देयरफॉर ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल टू +-3 होगा। आपको याद होगा पहली प्रॉपर्टी थी ये, मैंने कहा था इफ रो चेंज इनटू कॉलम देयर विल नो इफेक्ट, मैंने ये बताया था, आपको याद होगा। देखिए रो को रो में चेंज करते थे तो माइनस टाइम आता था, लेकिन रो को अगर हम कॉलम में बदलते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जो ए का डिटरमिनेंट आया है वही हमारा ट्रांसपोज का होगा। तो ये थे आपके सारे डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।
प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। अभी कुछ बच्चों ने जैसे बोला था इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करानी है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं नहीं कराऊंगा। पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा फर्स्ट चैप्टर, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे ये मान के चलते हैं कि 4 नंबर का चैप्टर है, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत छोटा सा है, उसको डायरेक्टली पढ़ लेते हैं बच्चे। उसको मैं चाहूंगा बहुत डिटेल में पढ़ना है। उस चैप्टर को मैं रिलेट करूंगा फर्स्ट चैप्टर से। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देन आप देखना सेकंड चैप्टर बहुत इजी लगने वाला है, और उसी को हम रिलेट करेंगे फिफ्थ चैप्टर से। अगर आपका सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो आप इजीली अगर फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड क्लियर हो जाएगा, और सेकंड अगर क्लियर है तो बहुत काम आने वाला है आगे 5th, 6th, 7 चैप्टरों में। तो इसको बहुत से पढ़ना है। यही प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, उसको मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। वो सोचते हैं केवल 4 नंबर का चैप्टर है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और उसको ही पढ़ लिया जाता है और बुक के क्वेश्चन कर लिया, और उसके बाद उन्हें बहुत दिक्कत आती है। डिफरेंशिएशन उन्हें बहुत टिपिकल लगता है, जो बहुत इजी होने वाला है। बस पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, एंड उसके बाद रिलेट करेंगे क्या रिलेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। बेसिकली इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर हमारा रिलेशन फंक्शन आपका क्लियर नहीं होगा। ऐसा हम जानेंगे कि क्या मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपका रिलेशन या फंक्शन क्लियर नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ कंडीशंस के साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो बच्चे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।